नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 11 मई और दिन है बुधवार का। चलिए चलते हैं आज की कोर्ट की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। आई क्वांटा आपके लिए लेकर आ रहा है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज, जो आज से स्टार्टिंग टुडे इट इज, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको यूपीएससी, एसएससी, डिफरेंट एग्जाम्स जो अलग होती है, बैंकिंग, रेलवेज एंड डिफरेंट द मिलिट्री एग्जाम्स, सबके लिए फ्रॉम द स्क्रैच पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है, डू चेक इट आउट। चलिए, आज का कोट है, द सैड थिंग अबाउट डोपिंग इज हाउ मच इट ऑब्सक्योर्स आवर एप्रिसिएशन ऑफ ग्रेटनेस। मतलब जो डोपिंग होती है गेम्स में, मतलब ड्रग्स लिए जाते हैं टू इंक्रीज और टू बूस्ट द परफॉर्मेंस, वो हमारी जो इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी की ग्रेटनेस है उसको अंडरमाइन करता है, बताता है कि उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, तभी आपको आउटसाइड ड्रग्स लेने पड़ रहे हैं। ये आज कोट क्यों लिखा गया है? क्योंकि आर्टिकल आया है इसके रिगार्डिंग। चलिए चलते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। कोलंबो स्टोम। तो जो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस अभी चल रहा है उसको एक बैक स्टेज मिल गया है, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो बहुत ज्यादा हो गया और स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट शेक कर गई है। इकोनॉमिक्स ने पॉलिटिक्स को धर दबोचा और पॉलिटिक्स ने जो है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट को। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं, क्योंकि श्रीलंका में इतना ज़्यादा अब इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है, फॉरेक्स ऑलमोस्ट कुछ 50 मिलियन के आसपास बचे हुए हैं, सडन स्टीप इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स लाइक मेडिसिन, मिल्क पाउडर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ये सब हो गया है। क्रूड ऑयल परचेस नहीं कर पा रहे हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए। लंबी लंबी किलोमीटर्स लंबी जो है कतारें लगी हुई हैं। पेट्रोल के प्राइस नहीं है। बिजली दिन में 1-2 घंटे, 3 घंटे मैक्सिमम आ पाती है। तो ये जो सारी हार्डशिप है श्रीलंका के लोग फेस कर रहे हैं, और उनका जो गुस्सा है, जो अभी गवर्नमेंट थी राजापक्षास की, उनके ऊपर अब फूट पड़ा है। क्योंकि जो फॉल्टी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी राजापक्षा फैमिली की, जैसे कि मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज, फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको सडनली एब्रप्टली स्टार्ट कर देना विदाउट इवन आस्किंग द साइंटिस्ट एंड एग्रीकल्चरिस्ट, जिससे जो एक्सपोर्ट है वो एकदम सडनली गिर गया, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा था। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डिफिकल्ट, मतलब अगर आप बिना फर्टिलाइजर्स के फार्मिंग करोगे तो यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ इट, बट उसके लिए उतने रिसोर्सेस होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो नहीं थे। उसके पहले भी इकोनॉमी में टर्मोइल आया था बिकॉज ऑफ ईस्टर बॉम्बिंग, कोविड शटडाउन। तो जो एक की अर्नर था श्रीलंका की फॉरेन करेंसी के लिए, तो जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो एक्चुअली जो नॉर्मल लोग हैं श्रीलंका के, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं राजपक्षा फैमिली से। इनफैक्ट जो पूरा स्लोगन था वो ही गो गोट गो था, मतलब जो गोटाबाया राजपक्षा है कि आपको अब चले जाना चाहिए, और अपने जो भाई है प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा, उनको भी लेकर आपको अब स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। तो अभी रिसेंट एडवांसमेंट में देखा गया है कि महिंदा राजपक्षा जो है उन्हें स्टेप डाउन करने के लिए कहा गया है प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा के द्वारा। लेकिन अब जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी डिमांड है कि पूरी राजपक्षा फैमिली जो है उसे स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। और हुआ क्या था, जब महिंदा राजपक्षा जो है वो स्टेप डाउन कर रहे थे, तो उनके जो प्रोटेस्टर्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने जहां पर ये प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से बाद में जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने पूरा राजपक्षा फैमिली होम जो था, पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑफिस था, उन सबको अटैक कर दिया और फ्ली करना पड़ा जो राजपक्षास थे, फॉर 7 मेंबर्स ऑफ द पार्टी इनटू अ नेवी हेलीकॉप्टर। नाउ द पॉइंट इज कि दिल्ली यहाँ पर क्या कर रहा है। दिल्ली ने अराउंड $3.5 बिलियन का पैकेज ऑलरेडी, विदाउट एनी पॉलिसीज और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, जस्ट एज अ फ्रेंडशिप जेस्चर श्रीलंका को प्रोवाइड किया है। इसके अलावा श्रीलंका आईएमएफ से भी निगोशिएट कर रहा है फॉर अ बेल आउट पैकेज, जिसकी वजह से और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अभी जो कोलंबो स्टॉर्म है ये फिलहाल तो शांत होते नहीं दिख रहा है। ये जो है एक न्यूज इन ट्रांजिशन है, देखते रहेंगे आगे।
गेम्स दे प्ले, इंडिया को जो रिकॉर्ड है डोपिंग में वो एक वरीसम है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोग डोपिंग कर रहे हैं इन द गेम्स, बट बहुत सारे प्लेयर्स स्पोर्ट्समैन जो हैं डोपिंग को जो है काफी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर नहीं हो पा रहे तो मेडल्स ना होना ठीक है, रादर देन जो हमारी एक इमेज इतनी खराब हो गई। अगर देखा जाए तो टॉप 3 डोपिंग के लिए जो डोप चीट्स हैं सबसे ज्यादा वर्ल्ड में, उनमें इंडिया का नाम आता है विद रशिया एंड कीनिया। आजकल इटली का भी आने लगा है, लेकिन इतना ज्यादा डोपिंग यहाँ हो जाना, हम जो सपने देख रहे थे कि नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक्स में जैवलिन गोल्ड जीता है, वैसे और बहुत सारे प्लेयर्स अब उभर कर आएंगे, उनसे और इंस्पायर होंगे। लेकिन देखा जाए तो जैसे अभी कमलप्रीत कौर का केस आया था, वो डोपिंग में पकड़ाई थी, डिस्कस थ्रोअर थी। ठीक है, तो इंडिया की डोपिंग एजेंसी ऐसा क्या कर रही है जो उनके पकड़ में नहीं आ पा रहा है? ये जो डोपिंग कर रहे हैं प्लेयर्स, देखा जाता है हाथ पर नीडल्स के पूरे निशान हैं, दिख रहा है कि आईवी ड्रग्स लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें इंडियन डोपिंग एजेंसी या तो इतना ज्यादा इसे सीरियसली नहीं ले रही है, या फिर देखकर नजरअंदाज कर रही है, और जो इंटरनेशनल स्टेज है वहां पर इंडिया की इमेज उससे धूल में मिलती जा रही है, जिसको देखने की जरूरत है। नंबर वॉर्स, अब इसमें जो पीसी मोहनन और अमिताभ कुंदू जी हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार से अभी कोविड के लिए स्कर्मिशेस चल रही है कि कितनी डेथ हुई है कितनी नहीं हुई है, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है एक रॉबस्ट डेटा का, होलसम डेटा का होना, कि हम मान पाए कि कितनी डेथ जो है कोविड में हुई है और कितनी नॉन कोविड डेथ थी। अभी हम किस प्रकार से देखते, देखो दो चीजें हैं, या तो गवर्नमेंट बोल रही कि डेथ इतनी कम है, तो या तो वो बताना चाहती है कि बहुत सक्सेसफुल मैनेजमेंट किया गया है और कोविड की वजह से इतनी डेथ ही नहीं हुई है इंडिया में, या फिर अंडर रिपोर्टिंग कर रही है। या तो दूसरी चीज ये हो सकती है कि इंडिया को बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है डेथ पूल का वो बताना ग्लोबली, ताकि और ये कैसे बता पाएंगे? बहुत ही फ्रैगमेंटेड डेटा होगा, पता ही नहीं होगा डेटा कितना है। अब हम तो कहते हैं कि जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, गवर्नमेंट ये कहती है कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से जितनी भी नॉर्मल डेथ उस साल में होनी चाहिए, उससे एक्सेस जितनी भी डेथ है वो सारी कोविड डेथ है। तो ये तो बहुत ही खराब सा डेटा हो गया। देखा जाए तो माइग्रेंट वर्कर्स की जो डेथ हुई है, या फिर स्टारवेशन से जो लोगों की डेथ हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट से जो डेथ हुई है, दूसरे एलिमेंट से जो डेथ हुई है, जिनको मेडिकल केयर नहीं मिल पाई क्योंकि सारा का सारा जो मैन पावर था वो कॉन्सेंट्रेट कर दिया था कोविड मैनेजमेंट में, वही डाइवर्ट कर दिया था। तो ये सारी चीजें भी देखने की जरूरत है। और उसके बाद जो है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जैसे गवर्नमेंट बोलती है पिछले साल जो है 84% था, लेकिन इस बार 99.9% जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये तो एकदम बिना माने इम्पॉसिबल टाइप की बातें कर दी है कि एकदम से इतना ज्यादा रजिस्ट्रेशन बढ़ गया है। ठीक है, और दूसरी चीज जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो WHO की बात को बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं कि ये जो मॉडलिंग जिस प्रकार से WHO कह रही है, ये तो ऑफिशियली रिपोर्टेड नंबर्स है, उसके अकॉर्डिंग किया ही नहीं है WHO ने अपना कुछ मॉडलिंग का बेसिस लिया और उस हिसाब से डेथ का नंबर बता दिया है। एक्चुअली जितनी डेथ हुई है वो हमारे पास है, कोविड क्लेम्स है इतने सारे कि अराउंड 2-2.5 लाख लोगों ने कोविड क्लेम लिया है, 14,000 करोड़ रुपए। आज की फ्रंट पेज की न्यूज थी कि 14,000 करोड़ रुपीज के आसपास जो है कोविड क्लेम्स लिए हैं लोगों ने, इतने पैसे। तो ये जो क्लेम्स लिए हैं, मतलब जितने क्लेम लिए हैं उतनी डेथ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कितनी सारी एक्सेस डेथ जो है वो रिपोर्ट ही नहीं की है, जो घर में डेथ हो गई वो रिपोर्ट ही नहीं की है लोगों ने इन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। कहीं पर तो ये भी सुनने में आया है कि डेथ का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया गया। जिस प्रकार से जितनी हमने जलते हुए पूरे एकदम शमशान देखे थे कि एकदम लाइन से जले जा रहे हैं, घंटों की दिनों की वेटिंग है। ठीक है, तो जैसे कि अब अगर हम कहें कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एकदम सही है, ऐसे तो नीति आयोग ने भी 2020 के जुलाई में प्रिडिक्ट कर दिया था कि कोविड 0 हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को इतने क्लियरली माना नहीं जा सकता है। ऑलमोस्ट जो है 30% ऑफ डेथ जो है
वो रिपोर्ट ही नहीं की गई है हाउस होल्ड में 2019 से 21 तक। तो ये सारी चीजों को भी देखने की जरूरत है। अगर हम आउटराइटली नकार ही देंगे कि डेथ हुई ही नहीं है, तो इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। वी आर नॉट इवन पेइंग ट्रिब्यूट टू द पीपल हु हैव गॉन डेड बिकॉज ऑफ दिस कोविड, क्योंकि हम उन्हें आउटराइटली रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि उनकी डेथ भी हुई है। तो एक रॉबस्ट डेटा की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो लोकल गवर्नमेंट एजेंसी से लिया जाना जरूरी है, और उनको साइंटिफिकली कलेक्ट करके वैलिडेट करके एक्सटर्नल मैकेनिज्म से सर्वे करके एक पर्टिकुलर डेटा बनाने की जरूरत है कि कितनी डेथ एक्चुअली हुई है। नेक्स्ट इज द डेट दे ओ। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अदिति नैयर जी बताना चाह रही है कि किस प्रकार से जो ऑफ बजट बोरोइंग्स हैं स्टेट की, वो इंडेटनेस बहुत ज्यादा स्टेट्स की बढ़ा देगी, और ये इस चीज को भी काउंटर करती है। जो एक स्टेट्स जब भी ऑफ बजट बोरोइंग करते हैं, उन्हें सेंटर से परमिशन लेने की जरूरत होती है, लेकिन वो परमिशन ना लेकर ऑफ बजट बोरोइंग का जो टूल है उसे इस्तेमाल करके स्टेट्स काफी ज्यादा बोरो करें, जिसकी वजह से इंडेटनेस बढ़ती जा रही है। तो वैसे तो जो है इस बार 3.5% पर सीलिंग रखी थी कि इतना स्टेट्स बोरो कर सकते हैं एक्सेस, और एडिशनल 0.5% अगर पावर सेक्टर रिफॉर्म अगर करते हैं स्टेट, तो अप्रोक्सीमेटली 4% बोरोइंग की बात की गई थी। ठीक है, लेकिन स्टेट्स जो है अब ऑफ बजट बोरोइंग कर रहे हैं। ऑफ बजट बोरोइंग क्या होता है? ये कुछ ऐसे लोन होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस लेते हैं। ठीक है, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो ये लोन लेते हैं, और ये जो लोन्स है ये एक्सपेक्टेड होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट में से सर्विस करेगी। ठीक है, लेकिन जो कैश फ्लो और रेवेन्यू होता है वो बोरोइंग एंटिटी के पास जाता है। ठीक है, तो मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में उसके जो इंटरप्राइजेस हैं, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं, उनके पास ये डेट जा रहा है, लेकिन जो इनका इंटरेस्ट है और जो डेट है ये स्टेट गवर्नमेंट के नाम पर लिया जा रहा है। तो जो बैलेंस शीट है वो स्टेट गवर्नमेंट की ही मोर इंडेटेड होने वाली है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो मार्च का वो बताते हैं कि किस प्रकार से बोरोइंग बढ़ गई है ऑफ बजट की, और जो स्टेट्स हैं सेंटर की जो ये 4% सीलिंग है उसको सरकमवेंट करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते दिखाई दे रहे हैं। जो FRBM एक्ट होता है उसके अंदर लिखा हुआ गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, खुद स्टेट लेजिस्लेचर्स ये पास करते हैं अपने अपने, और उसमें लिखा गया है कि जो स्टेट है वो इतना ही बोरो करेगा, लेकिन ऑफ बजट बोरोइंग का जो ये चक्कर है ये स्टेट के ऊपर इंडेटनेस बढ़ा रहा है, और अल्टीमेटली ये इन्फ्लेशन कॉज कर सकता है एट स्टेट लेवल एंड देन क्यूमुलेटिवली ऑन द नेशनल स्टेज। नेक्स्ट इज स्टेबल पॉपुलेशन अनमेट नीड। तो अभी जो 5th एस वाई कुरैशी जी जो एक्स इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार से रिप्लेसमेंट रेट जो है इंडिया ने अचीव कर लिया है, और अब फैमिली प्लानिंग टूल्स और एजुकेशन की और जरूरत है टू मेंटेन दिस। ठीक है, अब ये सारा किस बैकड्रॉप में, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th रिपोर्ट जो है अभी की अभी टेबल हुई है, जिसमें बताया गया है कि कितना कहाँ पर कम हुआ है फर्टिलिटी रेट और कितना बड़ा है मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है इन्फॉर्मेशन। फैमिली हेल्थ सर्वे में क्या होती है, फर्टिलिटी रेट की, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशनल हेल्थ, एनीमिया, क्वालिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बताई जाती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। ठीक है, ये 1992 में स्टार्ट हुआ था, और अभी 5th रिपोर्ट ये इसकी आई है। कौन करता है ये? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस मुंबई। तो ये जो है इसके साथ काफी सारी इंटरनेशनल एजेंसी होती है, जैसे USAID, यूनिसेफ, UNFPA, इन सबके कोलैबोरेशन में, और जो है डिफरेंट स्टेट्स के कोलैबोरेशन में ये रिपोर्ट बनाई जाती है। अब इस रिपोर्ट में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, रिप्लेसमेंट रेट 2.1 का अचीव कर लिया है इंडिया ने, ये कहा जा रहा है। अब इसके अंदर कुछ स्टेट जो होंगे
वो 2 से भी कम का फर्टिलिटी रेट रखते होंगे, कुछ ज्यादा का, तभी तो एवरेज बन पाता है। तो जो लैगिंग बिहाइंड स्टेट्स हैं वो है यूपी, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय। ये जो है रीसेंट एड ऑन है इसमें, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो बीमारू स्टेट्स हैं ये भी लैग बिहाइंड कर रहे हैं। और जो 2 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और झारखंड है, इन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, जबकि एमपी जो है बहुत ज्यादा यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो टीएफआर है बिहार का 3 है, मेघालय का 2.9 है, यूपी का 2.4। अब देखिए यूपी और बिहार जो है वो तो खुद इतने बड़े स्टेट्स हैं, लिटरेसी कम है जिसकी वजह से लोगों के बीच जागरूकता नहीं है। दूसरी एक जो शॉकिंग इसके अंदर एक प्रकार का डेटा देखा गया वो ये था कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट 35% लोग ये मानते हैं, मेल्स ये मानते हैं, द ऑनर्स ऑफ बर्थ कंट्रोल लाइज ऑन विमेन। जबकि ये बताना मुश्किल नहीं होगा कि जो वैसेक्टमी है, जो मेल स्टरलाइजेशन है, वो काफी ज्यादा आसान होता है रादर देन फीमेल स्टरलाइजेशन। दूसरी चीज, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जैसे कि कॉन्डम्स, उनका यूज बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ज़रूरत है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, फैमिली प्लानिंग की, उसके अंदर लोगों को जागरूक करना, इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के लिए कहना, दूसरे बताना कि किस प्रकार से डेली जो पिल्स लेना है गलत हो जाता है, रादर देन यू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव, फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, जो सोशल मार्केटिंग और जो कैंपेन्स है इसके लिए और चलाने की ज़रूरत है। फिर एक और डेटा था कि किस प्रकार से जो मुस्लिम्स हैं उनके अंदर जो है 9.4% का अनमेट नीड देखा गया। कहने का मतलब 11.4% इस बार हो गया मुस्लिम के अंदर अनमेट नीड्स का काउंट, जबकि वो 16.4% था और हिंदूज का 9% है। कहने का मतलब है अनमेट नीड्स क्या, कि ये सारी जो नेशनल फैमिली प्लानिंग के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि आप उन्हें बताएं कि क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताएं, फैमिली प्लानिंग के बारे में, एजुकेशन उनकी प्रमोट करें, न्यूट्रिशन उनका प्रमोट करें, उसके बाद एनीमिया, स्टेटस ऑफ वुमेन, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी रेट, ये सारी चेक करें। तो ये मुस्लिम्स के अंदर तब भी कंपैरेटिवली काफी कम हो गए। तो अगर इसे कम्युनिटी से जोड़कर देखा जाए तो ये बहुत 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 ज्यादा गलत होगा। रादर इसे अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इलिटरेसी या फिर पॉवर्टी से जोड़कर देखा जाए तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। जो विमेन 12 तक पढ़ी थी उनका फर्टिलिटी रेट 1.8 आया, जो इलिटरेट थी उनका 2.8 आया। ठीक है, इनफैक्ट जो रिचेस्ट होते हैं उनका फर्टिलिटी रेट कम होता है, पुअर का फर्टिलिटी रेट ज्यादा होता है। तो ये जो सारी चीजें ये दर्शाती है कि इट इज नॉट अबाउट रिलीजन और समथिंग। देखिए मुस्लिम्स का कंपैरेटिवली ज्यादा है देन द हिंदूज, तो इस चीज से वो बच नहीं सकते। लेकिन कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयड या पॉवर्टी रिडन जो है वो भी तो मुस्लिम्स ही हैं। तो अगर हम बात करें कि किस प्रकार से इसे ठीक किया जा सकता है, वैसे मुस्लिम्स का कंपैरेटिवली खराब है हिंदू से, लेकिन 16 से जो अब 11% पे आया है वो भी तो कमेंडेबल है। दोनों चीजें देखने की जरूरत है। सो नाउ इट्स द टाइम कि गवर्नमेंट एक साथ जुटकर, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर काम करे, पॉलिटिक्स को पीछे छोड़कर, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की जो है उसका गोल जो है उन्हें अचीव करने की काम करे। जो मिसलीडिंग नैरेटिव्स हैं इन सबको अंडरमाइन करने की जरूरत है। जिस प्रकार से कुछ जो है नेता भी ये बोलते मिलते हैं कि हम तो अपने यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ाएंगे ताकि हमारे यहाँ की लेजिस्लेटिव सीट बढ़ जाए। तो ये जो सारी चीजें इस पर कर्व किया जाए और गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले ताकि ये जो टीएफआर है मेंटेन रहे। तो ये थे आज के आर्टिकल्स। आई होप आपको आज का एडिटोरियल पसंद आया हो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।